तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ऑडियो बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन। प्लेजर को पेन के साथ मिक्स करें। उस इंसान को अपना प्यार महसूस करने दें और फिर कुछ कदम पीछे हट जाएं। अब वो शख्स फिर से आपको खुश कर दे और आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इस बुक समरी में आप कुछ ऐसी ही टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। क्या कोई ऐसा है जिसकी तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान अपने लाइफ में इतना मशरूफ हो कि आपकी तरफ उसका कभी ध्यान ही ना जाता हो। तो ये बुक आपको उस शख्स का ट्रस्ट और ध्यान अपनी ओर कैसे खींचना है वो सिखाएगी। ये बुक आपको इस इंसान को अपने इशारों पर नचाना सिखाएगी। इसके लिए आपको कोई मैजिकल ड्रिंक बनाने की जरूरत नहीं या फिर किसी परी की मदद की जरूरत नहीं। आपको सुंदरता, पैसे या पावर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इन सब का असर सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। सेडक्शन तो एक माइंड गेम है और अगर आप इस आर्ट को मास्टर कर लें तो फिर आप किसी भी लड़की या लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन। चूज द राइट विक्टिम। विकॉम्टे डी वालमोट पेरिस में जवान लड़कियों और शादीशुदा औरतों को रिझाया करता था। वो अपने पसंद की किसी भी औरत को हासिल कर सकता था। इस वजह से अब वो बोर होने लगा था। अब पेरिस की कोई भी औरत उसके लिए चैलेंज नहीं थी। वो आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। इसलिए एडवेंचर की तलाश में उसने कुछ दिनों के लिए वहां से दूर अपनी आंटी के पास रहने का फैसला किया। वो अपनी आंटी के विला पर पहुंचा। वहां और भी कोई गेस्ट रहते थे। उनमें से एक थी प्रेसिडेंट डी टूरवेल। वो 22 साल की शादीशुदा लड़की थी। उसका पति काम के सिलसिले में कहीं दूर गया हुआ था। वालमोट ने टूरवेल के बारे में सुना था। वो बहुत खूबसूरत थी और अपने पति के लिए बहुत लॉयल थी। फिर भी वालमोट उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। टूरवेल रोज सुबह चर्च जाती थी। वालमोट उसका पीछा करने लगा। डिनर के वक्त भी वो चोरी चोरी एक नजर उसे देख लिया करता था। जहां पेरिस की औरतें हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि वो कैसी लग रही है, वहीं टूरवेल उन सब से अलग थी। वो अपने पहनावे या लुक्स पर ध्यान नहीं देती थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी सुंदरता का वालमोट पर क्या असर हो रहा था, और इसी बात ने वालमोट को और भी ज्यादा एक्साइट कर दिया। गर्मियों का मौसम था, इसलिए टूरवेल सिर्फ सफेद लिनन की ड्रेस पहनती थी और इस वजह से उसका आकर्षक फिगर और भी अच्छे से देखा जा सकता था। वालमोट उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो उसमें जैसे खो गया था। वालमोट ने वहां कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। ये सुनकर उसकी आंटी बहुत खुश हुई, हालांकि उन्हें असली कारण का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वालमोट ने टूरवेल को रिझाने की ठान ली थी। वो उसे एक चैलेंज की तरह लेने लगा था। अगर इसमें कामयाब हो जाता तो ये प्रूव हो जाता कि वो एक कमाल का सेड्यूसर था। प्रॉब्लम ये भी थी कि टूरवेल ने वालमोट के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वो जानती थी कि वो किस तरीके का बंदा था। वो उसके जाल में फंसने वाली नहीं थी। इसलिए वो इस बात का ध्यान रखती थी कि उसको उसके साथ कभी भी अकेले नहीं जाना है। उसका भरोसा जीतने के लिए वालमोट उसके साथ चर्च जाने लगा। उसने टूरवेल से कहा कि वो बिल्कुल बदल चुका था। एक दिन वालमोट ने अपनी सेडक्शन को आगे बढ़ाने से पहले टूरवेल को टेस्ट करने का फैसला किया। उससे उसे हिंट मिल जाता कि उसका सेडक्शन काम कर रहा है या फिर नहीं, और क्या टूरवेल उसमें इंटरेस्ट ले रही है या नहीं। वालमोट ने अपनी आंटी और टूरवेल को गार्डन में वॉक करने के लिए इनवाइट किया। उसने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना जहां वो कभी जाते नहीं थे। वो जानता था कि आगे एक छोटा गड्ढा था जिसमें पानी जमा हो चुका था। क्योंकि दोनों औरतों ने गाउन पहना था तो उसे ही दोनों का हाथ पकड़कर दूसरी ओर ले जाना पड़ता। जब वो वहां पहुंचे तो वालमोट ने कहा कि दूसरी तरफ का नजारा बेहद खूबसूरत था। अगर उन्होंने वो नहीं देखा
तो क्या देखा, उनका आना ही बेकार हो जाएगा। वहां पहुंचने के लिए उनकी मदद के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पहले उसने अपनी आंटी को पार करवाया। अब टॉरवेल की बारी थी। वॉलमोट को इसी पल का तो इंतजार था। उसका इरादा था कि वो टॉरवेल को इस तरह से पकड़ेगा कि उसका पैर लड़खड़ा जाए और वो वॉलमोट को कस के पकड़ ले। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बैलेंस बिगड़ने से टॉरवेल ने वॉलमोट को बाहों में भर लिया। वॉलमोट को उसकी तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। जब उसकी नजर टॉरवेल के चेहरे पर गई तो वो शर्म से लाल हो गई थी। अब वो समझ गया था कि टॉरवेल को सेड्यूस करना मुश्किल नहीं होगा। बहुत जल्द वो उसकी ओर खींची चली आएगी। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से टॉरवेल वॉलमोट का शिकार बन गई थी? पहला, वो अपनी लाइफ से बोर हो गई थी। शायद वो खुद नहीं जानती थी कि उसे एक एडवेंचर की तलाश थी। दूसरा, वो भोली भाली थी। वो सेड्यूसर नहीं थी, इसलिए वॉलमोट जो गेम खेल रहा था वो उस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे एक अधूरापन सा लग रहा था और वॉलमोट ने ये जताया था कि उस कमी को वो पूरा कर सकता था। अपनी टारगेट को पाने की जल्दबाजी मत करो। आप अपने और विक्टिम के बीच टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ये सेडक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और सबसे जरूरी चीज, आगे बढ़ने से पहले हिंट ढूंढना जरूरी है। ये पता लगाना चाहिए कि उस इंसान को आप में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या नहीं। अगर हाँ, तब तो आपको सेडक्शन और भी गहरा करना होगा। अप्रोच इनडायरेक्टली। एन मैरी 17वीं सेंचुरी फ्रांस में एक रानी थी। उनके दादा किंग हेनरी IV थे। उनके परिवार ने एन के लिए कई रिश्ते देखे थे, लेकिन वो सब बस एक पॉलिटिकल डील जैसे थे। एन को कभी कोई ऐसा नहीं मिला था जो सच में उससे प्यार करता हो। वो 42 साल की हो गई थी, लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन राजा के दरबार में उसकी मुलाकात एक बहादुर सोल्जर से हुई। उसका नाम मार्किस एंटोनिन था। वो दिखने में बहुत साधारण सा था। उसकी हाइट भी कुछ कम थी, लेकिन उसकी बहादुरी के किस्सों ने सबको इम्प्रेस कर दिया था। एन जानती थी कि वो औरतों को सेड्यूस करने में माहिर था, लेकिन वो उसके बारे में और जानने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। अगले कुछ दिनों तक वो कई बार एक दूसरे से दरबार में टकराए और उनके बीच बातचीत हुई। एन ने अपनी डायरी में लिखा था कि मार्किस के साथ हुई बातचीत उस दिन का सबसे स्पेशल और यादगार मोमेंट था। वो अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ ही समय में मार्किस उनके हमराज बन गए। अब वो उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर करने लगी थी। मार्किस उन्हें कई बातों में अपनी राय भी देने लगे थे। एन को यह विश्वास हो गया था कि उसे मार्किस से प्यार हो गया है। अब वो मार्किस के दिल का हाल जानना चाहती थी, इसलिए उसने जरा घुमाकर मार्किस से अपनी शादी के मामले में एडवाइस मांगी। एन के लिए रिश्ते की तलाश अभी भी जारी थी। उसने मार्किस से पूछा कि उन लड़कों में से कौन उसका पति बनने के लिए बेस्ट चॉइस था। एन एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जेलस हो जाएंगे। उन्होंने सोचा बस यही मौका है जब मार्किस अपनी फीलिंग का इजहार कर सकते हैं। लेकिन उन्हें धक्का तो तब लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि मार्किस को उनकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो ये पूछ लिया था कि तुम अचानक शादी की बातें क्यों कर रही हो? तुम तो अपने आप में ही खुश रहती हो, तुम्हें किसी की क्या जरूरत है? और वैसे भी इनमें से कोई भी लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। एन उनके जवाब से बहुत हर्ट हुई थी। कई महीनों बाद राजा के भाई की वाइफ की डेथ हो गई। राजा लुई ने एन को अपनी भाई की दूसरी पत्नी बनने का ऑफर दिया। एन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने ये बात मार्किस से शेयर की और उनकी एडवाइस मांगी। मार्किस ने कहा कि उन्हें राजा के प्रति वफादार होना चाहिए और जिस तरह भी हो सके उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। एन इस जवाब से एक बार फिर निराश हो गई थी। इससे भी ज्यादा बुरा तो तब हुआ जब मार्किस ने उससे बात करना बंद कर दिया। उसने अचानक ही एन से दूरी बना ली थी। ऐसा लग रहा था मानो अब वो उसका दोस्त बने रहना भी नहीं चाहता था। एन ने राजा को अपना डिसीजन बता दिया। वो उनके भाई से शादी नहीं करना चाहती। फिर वो मार्किस के पास गई और उन्हें एक पेपर दिया
और कहा कि वो सिर्फ अगली सुबह ही इसे पढ़ सकते हैं। उसने बताया कि उस पेपर में उसने उस इंसान का नाम लिखा था जिससे वो सच में बहुत प्यार करती थी। मार्केस ने जब पेपर खोला तो उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, वो तुम हो। जब एन ने दरबार में मार्केस के साथ अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताया तो पूरा दरबार चौंक गया। एन फ्रांस की दूसरी सबसे पावरफुल औरत थी, फिर भी उसने एक मामूली सोल्जर को चुना था। अब कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता था। तो कुछ समझे आप? असल में मार्केस हिस्ट्री के एक बेमिसाल और ग्रेट सोल्जर थे। पहले उन्होंने एन का इंटरेस्ट जगाया, फिर उन्हें खुद की तरफ अट्रैक्ट किया और उनकी फीलिंग्स को एक्साइट किया। और जब उन्होंने एन का ध्यान खुद की ओर खींच लिया तब वो उसमें कम इंटरेस्ट दिखाने लगे और पीछे हट गए। इसकी वजह से एन बेचैन हो गई और उनके सिडक्शन के जाल में फंस गई। एन से शादी करके उन्हें बेशुमार पैसा और पावर मिला। सिडक्शन ही उनका मास्टर स्ट्रोक था। जब उन्होंने एन से पहली बार बात की तो वो समझ गए थे कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। मार्केस दोस्ती का लालच देकर उनके करीब होने लगे थे। दोस्त बनकर उन्होंने एन का भरोसा जीता और ये जताने की कोशिश की कि वो उनके पैसे, रुतबा या सेक्स के पीछे नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि धीरे धीरे ही सही लेकिन एन उनसे प्यार करने लगेगी। सिडक्शन का दूसरा स्ट्रोक होता है दोस्ती बढ़ाना। ऐसा करने से आपका टारगेट आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। वो थोड़ा इनसिक्योर भी फील करने लगता है। क्योंकि आप अपनी हद पार नहीं कर रहे हैं तो वो कभी आपके छुपे हुए मकसद को नहीं समझ पाएगा और आप पर विश्वास करने लगेगा। फिर आपको उस दोस्ती को और गहरा करना होगा। बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें यह जानने की तड़प पैदा होने लगेगी कि क्या वो दोस्त से बढ़कर कुछ हो सकता है या नहीं। लेकिन आप उसे पहला कदम उठाने दें। उसे इस भ्रम में रहने दें कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सच तो सिर्फ आप जानते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में है। सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। ऑगस्ट पर्शिया का प्रिंस था। उसकी उम्र 24 साल थी। वो फेडरिक द ग्रेट का भतीजा था। उसने पूरा फ्रांस घूम लिया था। वो वहां की हर जवान लड़की को सीड्यूस कर चुका था। एक दिन उसने मैडम डी स्टेल के विला में जाने का फैसला किया। वो एक फेमस फ्रेंच राइटर थी। मैडम स्टेल ने अगस्ट का बहुत स्वागत किया। उन्होंने अगस्ट को अपने सारे गेस्ट से मिलवाया। उसके बाद सभी डाइनिंग रूम में कॉफी पीने चले गए। वो सब नेपोलियन की वॉर स्ट्रैटेजीज और पेरिस के लेटेस्ट फैशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला। एक 30 साल की बेहद खूबसूरत औरत अंदर आई। उसका नाम मैडम रिकेमियर था। वो स्टेल की करीबी दोस्त थी। उसने प्रिंस से हेलो कहा और खुद को इंट्रोड्यूस किया। फिर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। ऑगस्ट ने उसके बारे में काफी सुना था। वो फ्रांस के चर्चित और चहीते लोगों में से एक थी। न जाने कितने लड़के उसके लिए दीवाने थे। उसका चेहरा आर्टिस्ट के लिए किसी आर्ट से कम नहीं था। वो इतनी सुंदर थी कि आर्टिस्ट उसके चेहरे की तो छोड़ो, उसके पैरों तक की पेंटिंग बनाने के लिए तरसते थे। जब वो व्हाइट ड्रेस पहनकर बॉल रूम में पार्टीज में डांस करती थी तो सबकी नजरें उसी पर टिकी रहती थी। बड़ी आसानी से वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। वैसे तो प्रिंस को सिर्फ कम उम्र की लड़कियां ही पसंद थी, लेकिन रिकेमियर की अदाओं ने उस पर जादू सा कर दिया था। अपने सामने से उसे अचानक देखकर वो बस उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा कि लोग जितना कहते हैं वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। जहां एक तरफ वो अट्रैक्टिव और स्वीट लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ही मिस्टीरियस भी थी। और इसी चीज ने ऑगस्ट को बेचैन कर दिया था। डिनर के समय ऑगस्ट उसे गौर से नोटिस कर रहा था। वो बिल्कुल चुप थी। उसकी पलकें झुकी हुई थी। उसने 1-2 बार नजरें उठाकर प्रिंस की आंखों में देखा। ऑगस्ट की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब वो उसकी ओर और अट्रैक्ट होने लगा था। खाने के बाद सब गैलरी में इकट्ठा हुए। रिकेमियर ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया। साथ ही वो एक रोमांटिक गाना गाने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी कि जो सुने बस उसमें खो जाए। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी
वो बीच बीच में ऑगस्ट को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। ऑगस्ट बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल मोहित होकर उसे एक नजर देखे जा रहा था। उसी रात के बाद उसने वहां कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में वो दोस्त बन गए, वॉक पर साथ जाने लगे। कभी कभार वो डांस पार्टीज में और बोटिंग करने भी जाया करते थे। देर रात तक एक दूसरे से बात करने लगे। उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। प्रिंस अभी भी कंफ्यूज था। रिकी मियर ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी और उससे जुड़ी बातें करती थी, लेकिन अक्सर वो ऑगस्ट के हाथों को भी टच करती थी। बातों बातों में उससे फ्लर्ट भी करती थी। बड़ी जल्दी 2 हफ्ते बीत गए। रिकी मियर ऐसे ही मिक्स सिग्नल देती रही। ऑगस्ट अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसने उसे प्रपोज कर दिया। ऑगस्ट उस समय यूरोप का सबसे एलिजिबल बैचलर था। उसके लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। फिर भी वो सिर्फ रिकी मियर के लिए खुद को बदलने को तैयार था। यहाँ तक कि वो उसका धर्म भी अपनाने के लिए तैयार था। रिकी मियर ने उसे हाँ कह दिया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। अगस्त को अपने परिवार को इस बारे में बताना था। रिकी मियर ने उसका इंतजार करने का वादा किया। उसने कहा कि इस बीच वो उम्र में उससे बड़े पति से अलग होने का अरेंजमेंट कर लेगी। वहां से जाने के बाद अगस्त ने उसे बहुत सारे लव लेटर्स लिखे, लेकिन रिकी मियर ने एक का भी जवाब नहीं दिया। अगस्त अब बेचैन होने लगा था। फिर आखिर एक दिन रिकी मियर का जवाब आया। उसने शादी के लिए इनकार कर दिया था, जिसके लिए उसने माफी भी मांगी थी, और इस तरह उनका अफेयर खत्म हुआ। रिकी मियर को अगस्त से कभी प्यार था ही नहीं। अगस्त बस उसके लिए एक शिकार था, जिसे वो सिड्यूस करने में कामयाब हो गई थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो अपने लिस्ट में और भी ज्यादा अमीर और पावरफुल लड़कों के नाम जोड़ती जा रही थी। वो सब उसके लिए दीवाने हो गए थे, लेकिन वो कभी किसी की नहीं हुई। मिक्स सिग्नल का असर बहुत स्ट्रांग होता है। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और मिस्ट्री क्रिएट करता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर आपका धुन सवार हो जाए, तो आपको काइंडनेस और मासूमियत दिखानी चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का फ्लर्ट करके हिंट भी देनी होगी। इससे आपका टारगेट बहुत ज्यादा प्लेजर की उम्मीद करने लगेगा। वो आपको पाने के लिए तड़पने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको थोड़ी दूरी बनाकर रहना होगा। अपने बारे में सब खुलकर सामने मत आने दो। खुद को एक मिस्ट्री की तरह प्रेजेंट करो। सस्पेंस बनाए रखो। अपने टारगेट को सरप्राइज करते रहो। उसके बहके हुए मन को अपने इमेजिनेशन से भरने दो। उसके बाद उससे मिलना कम कर दो। अगर आप बहुत ज्यादा अटेंशन देते हो, तो वो आपसे बोर हो जाएगा। उसे थोड़ा स्पेस दो और आपको पाने की चाहत में तड़पने दो। उसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर करो। Appear to be an object of desire. ये इंसान की फितरत है कि दूसरे जो चाहते हैं वो उसे पाने की इच्छा करने लगता है। यह ह्यूमन नेचर है। अगर आप सच में चाहते हो कि कोई आपकी ओर खिंचा चला आए, तो सबसे बेस्ट होता है लव ट्रायंगल क्रिएट करना। इसका मकसद ये दिखाना होता है कि कोई और भी है जो आपको पाना चाहता है। ये आइडिया क्रिएट करो कि कोई आपको पाने के लिए तरस रहा है। अगर इसमें कोई कंपटीशन होगा, तो आपका टारगेट आपको पाने की और इच्छा करने लगेगा। वो सबको सही साबित करने की कोशिश करने लगेगा कि आप उसके और सिर्फ उसके हो। लेकिन बिना कंपटीशन के उसका आप में इंटरेस्ट कम हो सकता है, या फिर वो शायद किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है। रोम में पॉल री नाम के 32 साल के प्रोफेसर थे। एक दिन वो एक सैलून में गए। वहां उन्होंने लू वॉन सेलोम को देखा, जो 21 साल की रशियन लड़की थी और रोम में छुट्टियां मनाने आई थी। री ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। वो दोनों रात भर बातें करते रहे। री बहुत खुश था कि भगवान और कई सारी बातों में उसके और सेलोम के थॉट्स बिल्कुल एक जैसे थे। वो बुद्धिमान थी और सोच समझकर बात करती थी। बीच बीच में वो री की आंखों में देखा करती थी। उसकी आंखों में एक शरारत थी। अगले कुछ दिन वो साथ में शहर घूमने निकले।
सिलोम को पता चला कि री फेमस फिलोसोफर फेडरिक नीत्शे के दोस्त थे। उसने री को बताया कि वो फेडरिक की फैन थी और उनसे मिलना चाहती थी। सिलोम को इम्प्रेस करने के लिए री ने फेडरिक को रोम आने का इनविटेशन भेजा। वैसे तो फेडरिक को अकेले रहना पसंद था, लेकिन वो सिलोम से मिलने के लिए तैयार हो गया। फेडरिक जब सिलोम से मिला तो तुरंत ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। री इस बात से बहुत अपसेट था। अब वो हमेशा सिलोम के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका ढूंढने लगा। वो जब भी सिलोम और फेडरिक को साथ में देखता तो जल भुन जाता था। उसे ये लगता था कि पहले वो सिलोम से मिला था, इसलिए उस पर सिर्फ उसका हक था। वो हर वक्त बस उसे हासिल करने के बारे में सोचने लगा था। कुछ दिनों बाद सिलोम का रशिया लौटने का समय आ गया था। री ने उसे अपने साथ जर्मनी चलने के लिए कहा। उसने तो फेडरिक को पूछा भी नहीं था, लेकिन वो भी साथ चलने की जिद करने लगा। न चाहते हुए भी री को उसे साथ ले जाना पड़ा। एक बार जर्नी के दौरान सिलोम और फेडरिक री को साथ लिए बिना घूमने चले गए। री को ऐसा लगने लगा कि उनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ बहुत पर्सनल और इंटीमेट हुआ था। वो गुस्से से भर गया। सिलोम को पाने की इच्छा अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो उसका जुनून बन गई थी। अंत में री ने खुद की जान ले ली। मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिनुएशन। किसी को उकसाना या भड़काने का मतलब होता है किसी के मन में किसी बात का बीज बो देना और उसके लिए गिल्टी फील कराना। ये ऐसी आर्ट है कि जिसमें हिंट तो आप देते हैं, लेकिन आपके टारगेट को लगता है कि ये उनका ही शॉट है। आप पर कोई शक नहीं जाता। इसका सारा कंट्रोल सिर्फ आपके पास होता है। आप अपने टारगेट को अपने इशारों पर नचाते हैं, लेकिन आप गिल्टी फील नहीं करते, क्योंकि असल में आपने कोई कमांड या ऑर्डर दिया ही नहीं, सिर्फ हिंट दिया था और आपके टारगेट ने एक्शन लिया। सेड्यूस करने वाले इस कला में माहिर होते हैं। वो हमेशा इशारों इशारों में या हल्का सा हिंट देकर टारगेट को अपनी ओर खींचते रहते हैं, लेकिन वो ज्यादा पुश नहीं करते। ये टेक्निक एक पावरफुल मैजिक की तरह होती है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसे यूज करने के लिए आपको जादूगर बनने की जरूरत नहीं है। आइए एक स्टोरी से इसे समझते हैं। एक जवान लड़के एरवन का अपनी लवर के साथ झगड़ा हो गया था। उन दोनों ने ओपेरा शो में मिलकर चीजों को ठीक करने का फैसला किया। एरवान 1 घंटे तक अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। एरवान अपनी सीट पर अकेला बैठा रहा। उस शो में मैडम डी रोजमोड भी आई थी। वो 40 साल की अमीर औरत थी। जब उसने एरवान को अकेले बैठे हुए देखा तो पूछा कि वो उसके साथ बैठ सकती है क्या। शो खत्म होने के बाद वो एरवान को साथ चलने के लिए जिद करने लगी। एरवान को पूछने का मौका तक नहीं मिला कि आखिर वो जा कहाँ रहे थे। रोजमोड अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। एरवान उसके पीछे चल रहा था। रोजमोड ने फाइनली बताया कि वो उसके पति के विला में जा रहे थे। उसने बताया कि उनका रिश्ता बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था। हो सकता है कि एरवान के साथ चलने से चीजें थोड़ी हल्की हो जाती। कुछ दूर जाने के बाद उसने एरवान को खिड़की से बाहर एक खूबसूरत नजारे को देखने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए एरवान को उसकी तरफ झुकना पड़ा। उसी वक्त गाड़ी को जोरदार झटका लगा।
जिसकी शुरुआत हुई थी, अब इस रूम में वो उससे बहुत आगे बढ़ चुका था। उन्होंने रात साथ में बिताई। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। एक सेवक ने दरवाजे पर नॉक करके उन्हें बताया कि सुबह हो चुकी थी और उनके पति कभी भी जाग सकते थे। जब एवरॉन जाने लगा तो रोजमोड ने कहा, गुड बाय यंग मैन, एक हसीन और खूबसूरत रात के लिए शुक्रिया। एवरॉन सारे रास्ते ये सोचता रहा कि सेड्यूसर तो वो था। हाँ, ये बिल्कुल सच था कि एवरॉन ने ही पहला कदम उठाया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कब रोजमोड के जाल में फंस गया था उसे पता ही नहीं चला। उसने एवरॉन को बेवकूफ होने पर मजबूर कर दिया था और वो उस प्लेजर को हासिल करने में सक्सेसफुल हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे वो चाहती थी। एंटर देयर स्पिरिट। सिंडी एडम्स एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी। 1961 में उसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था क्योंकि उसने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की थी। उस समय सुकर्णो एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने इंडोनेशिया को डच से इंडिपेंडेंस दिलाने में लीडरशिप की भूमिका निभाई थी। वो 1949 में प्रेसिडेंट के पद के लिए चुने गए थे और अपनी पोजीशन पर अब भी बरकरार थे। उस समय सुकर्णो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे क्योंकि वेस्ट में उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। उनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से उन्हें हिटलर ऑफ एशिया का टाइटल दिया गया था। यूएस में उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। सिंडी चाहती थी कि वो इंटरव्यू काफी दिलचस्प हो, इसलिए उसने शुरुआत एक जोक से की। उसे आश्चर्य तो तब हुआ जब सुकर्णो को जोक पसंद आया। इसके बाद माहौल थोड़ा लाइट हो गया था। इंटरव्यू के बाद सुकर्णो ने सिंडी को बहुत सारे गिफ्ट दिए। जब वो अपने घर न्यूयॉर्क पहुंची तो उसे सुकर्णो के फ्रेंडली लेटर्स मिलने लगे। 3 साल बाद उन्होंने सिंडी से पूछा कि क्या वो उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने में मदद करेगी। सिंडी बहुत कंफ्यूज थी कि वो एक जानी मानी जर्नलिस्ट नहीं थी, फिर भी सुकर्णो ने उसको ये ऑफर क्यों दिया था। अचानक उसे इस बात का ख्याल आने लगा कि प्रेस के लोगों ने उसे ग्रेट सेड्यूसर का लेबल दिया था। सुकर्णो की 4 बीवियां थी और उनके हजारों अफेयर के किस्से चर्चा का विषय रह चुके थे। इन सब के बावजूद सिडनी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और कमाल का मौका था। सिडनी ने फैसला किया कि वो सुकारू के साथ बिल्कुल भी वैसे पेश नहीं आएगी जैसे पहली मुलाकात में आई थी। बुक लिखने के लिए उन्होंने पहला इंटरव्यू किया। सिडनी ने सुकारू को अपने होटल की शिकायत करते हुए ये बताया कि वहां का स्टाफ बहुत रूड था। सुकारू ने एक लेटर लिखा जिसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि सिडनी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। अगले इंटरव्यू के लिए सिडनी को सुकारू के होम टाउन जाना पड़ा ताकि वो उनके बचपन के बारे में लिख सके। इस बार उसने पायलट की शिकायत की। सुकारू ने उसे एक प्राइवेट प्लेन और पर्सनल फ्लाइट के साथ पूरा कैबिन क्रू ही दे दिया। एक दिन सुकारू ने सिडनी से पूछा, क्या तुम जानती हो कि मैं ऑटोबायोग्राफी क्यों लिख रहा हूं? सिर्फ तुम्हारी वजह से। उन्होंने कहा कि सिडनी बहुत स्मार्ट और दिलचस्प लड़की थी। वो हर रोज सिडनी के कपड़ों की तारीफ करते। सिडनी को लगने लगा था कि वो हिटलर ऑफ एशिया तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि दूसरे सोचते थे। कई बार सुकारू ने बातों ही बातों में सिडनी के हाथ को टच किया। एक बार तो ऐसा मौका भी आया जब सुकारू ने उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन सिडनी ने क्लियर कर दिया था कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश थी। सुकारू ने उसकी बात मान ली और कहा कि वो इस बात को समझते हैं, लेकिन वो दोस्त तो बनकर रह सकते हैं ना। ये इंटरव्यू कई महीनों तक चला। सिंडी ने सुकारू में कई बदलाव नोटिस किए। वो उसके साथ पर्सनल और इनफॉर्मल होने लगे। अब वो भी सिंडी की तरह फनी और खुशमिजाज हो गए थे। पहले तो वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना करते थे, लेकिन अब कैजुअल कपड़े पहनने लगे थे। अब तो वो कई बार नंगे पैर भी घूम लिया करते थे। सुकारू और सिडनी बहुत क्लोज हो गए थे। एक रात उन्होंने सिडनी से उसके बालों के रंग के बारे में पूछा। सिडनी ने कहा, ब्लू ब्लैक कलर है शायद। उन्होंने कहा कि उन्हें भी बिल्कुल वैसा ही रंग अपने बालों में चाहिए था। सिडनी ने सोचा कि वो मजाक कर रहे थे, लेकिन फिर सुकारू ने सिडनी को उनके महल में इनवाइट किया।
सिडनी ने खुद सुकाड़ू के बाल पर कलर लगाया। अब उन दोनों के बालों का रंग बिल्कुल एक जैसा हो गया था। 1965 में वो बुक पब्लिश हो गई। उसका टाइटल था सुकर्नो, एन ऑटोबायोग्राफी एज टोल्ड टू सिंडी एडम्स। वो बुक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। वेस्ट के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि बुक के माध्यम से सुकड़ो की पर्सनालिटी एक चार्मिंग और प्यारे इंसान के रूप में सामने आई थी। अब उन्हें तानाशाह के रूप में नहीं देखा जाता था, और सुकड़ो बिल्कुल यही तो चाहते थे, वेस्ट के लोगों की सिंपैथी और इंडोनेशिया के लोगों का प्यार। उस समय इंडोनेशिया गवर्नमेंट मिलिट्री द्वारा हटाए जाने के कगार पे था। बेशक इस बुक ने उनके प्रेसिडेंट के लिए सबकी सोच और नजरिए को बदल कर रख दिया था। वो और ज्यादा पसंद किए जाने लगे थे और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। आखिरकार उनकी सिडक्शन की ट्रिक काम कर गई थी। लेकिन इन सब के लिए उन्होंने सिडनी एडम को क्यों चुना? इसके 3 कारण थे। पहला, वो एक जानी मानी जर्नलिस्ट नहीं थी। उसे बहुत कम एक्सपीरियंस था। उसने अपने प्रोफेशनल रिलेशन को पर्सनल और इनफॉर्मल होने दिया। दूसरा, वो वेस्ट से थी। अमेरिका और यूरोप के लोग आसानी से उसकी लिखी बातों पर विश्वास कर लेते। और तीसरा, वो एक औरत थी। सुकर्नो ने बहुत ध्यान से सिडनी को देखा, समझा और उसके जैसे बनने लगा। वो फनी, दिलचस्प और फ्रेंडली थी, इसलिए वो भी बिल्कुल उसके जैसे बन गए थे। यहां तक कि उन्होंने तो अपने बालों का रंग भी उसके जैसे कर लिया था। ऐसा करने से आप अपने टारगेट के डिफेंस सिस्टम को तोड़ देते हैं और वो आपके साथ खुलने लगता है। उन्होंने हमेशा सिंडी की शिकायतों को दूर किया, उसकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा, उसको कंफर्टेबल फील कराया। अब सिंडी की नजर में वो हिटलर जैसे नहीं थे, बल्कि एक अट्रैक्टिव, केयरिंग और फ्रेंडली इंसान बन गए थे। और उसने इसी इमेज को बुक में लिखकर लोगों के सामने पेश किया था। तो आपने सिडक्शन के अलग अलग फेज के बारे में जाना। सिडक्शन में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, खुद को समझना कि आप में क्या खास क्वालिटी है किसी को इम्प्रेस करने की। दूसरा, अपने टारगेट को ठीक से समझना, उनकी पसंद, उनकी जरूरतों को डिटेल से जानना। आपने जाना कि डिस्कशन की शुरुआत करने के बाद थोड़ा पीछे हटकर ये टेस्ट करना चाहिए कि क्या वो इंसान सच में आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। फिर दोस्त बनकर उसका भरोसा जीतने की कोशिश करें। मिक्स्ड सिग्नल देकर थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट करें। अपने टारगेट को सरप्राइज करते रहें। आप हल्के फुल्के फिजिकल एक्शन जैसे हाथों को टच करना, आंखों में देखना, आवाज में सिडक्शन पैदा करना को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद पीछे हटकर उसे बेचैन कर दे, उन्हें आपको मिस करने दें। ऐसा दिखाएं कि कोई और भी है जो आपको पाने के लिए तरस रहा है। इससे आपका टारगेट आपको पाने के लिए और ज्यादा इच्छा करने लगेगा। उनके मन में पैशन और इंटीमेसी की सीड को प्लांट करें। उन्हें कंफ्यूज रखें। उनकी जरूरतों को समझकर अपनी केयरिंग इमेज उनके सामने बनाएं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर वो हमेशा आपका ही बनकर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, आप सबको सेड्यूस नहीं कर सकते। सिर्फ उसे कर सकते हैं जिसे अपनी लाइफ में कोई कमी या अधूरापन लगता है। इसलिए अपना टारगेट ध्यान से सुने। सेडक्शन में आप क्या कहते हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि आप अपने टारगेट को कैसा फील करवाते हैं वो ज्यादा जरूरी होता है। हिस्ट्री के कई फेमस लड़के लड़कियों ने इस सेडक्शन का इस्तेमाल करके न जाने कितनी जंग की शुरुआत की, एम्पायर को रूल किया और बेशुमार धन और दौलत को हासिल किया। सेडक्शन एक माइंड गेम है जो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। ये ऐसे लोगों को सेड्यूस करता है जिन्हें अपनी लाइफ में एक अधूरापन लगता है। ऐसे लोग बड़ी जल्दी किसी की भी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसमें प्यार की कोई जगह नहीं होती। ये लोगों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, उसे एक्साइट करके छोड़ देता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये पावर आपके पास भी हो सकती है। बस सेडक्शन के आर्ट को समझने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई
तो आप अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। ये है स्टोरीज और आज मैं आपको सुनाऊंगा द आर्ट ऑफ सेडक्शन की बुक समरी, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन का जन्म 14 मई 1959 को एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने 6 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक लिखी हैं, जिनमें से 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, द 50th लॉ, मास्टरी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर शामिल हैं। रॉबर्ट ग्रीन के पास क्लासिकल लिटरेचर में डिग्री है। वो लॉस एंजल्स में रहते हैं। ग्रीन की सेकंड बुक द आर्ट ऑफ सेडक्शन 2001 में पब्लिश हुई थी। यह बुक 9 टाइप्स के सेडक्शंस का विवरण देती है। ग्रीन सेडक्शन के पीछे के मनोविज्ञान का सपोर्ट करने के लिए क्लियोपैट्रा, जियाकोमो कैसानोवा, ड्यूक एलिंगटन और जॉन ऑफ कैनेडी जैसे हिस्टोरिकल सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं। द आर्ट ऑफ सेडक्शन की 5 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं बुक के प्रीफेस के बारे में। हम सभी में अट्रैक्शन पावर होती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कला और उन्हें अपने वश में करने की एबिलिटी। हम इस खासियत से अवेयर नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ लोग ही इस खासियत के साथ पैदा होते हैं। फिर भी हमें अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए बस यह समझना होगा कि किसी व्यक्ति के कैरेक्टर में ऐसा क्या है जो नेचुरली लोगों को एक्साइटेड करता है और हमारे भीतर इन इनविजिबल गुणों को विकसित करता है। आर्ट ऑफ सेडक्शन को लोगों को पढ़ने और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए एक गाइड बुक माना जा सकता है। यह बुक समझाने में बहुत हेल्पफुल है कि हम कुछ खास लोगों के प्रति क्यों अट्रैक्ट होते हैं। बुक में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में 9 टाइप्स के सेड्यूसर्स के बारे में बात की गई है, जबकि सेकंड पार्ट 4 स्टेप्स में डिवाइडेड 24 चैप्टर्स के माध्यम से सेडक्शन प्रोसेस को सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, द सेडक्टिव कैरेक्टर। दुनिया में 9 टाइप्स के सेड्यूसर्स हैं। हर प्रकार के कुछ अलग स्पेशलिटी होती है। फर्स्ट है द सिरेन, के पास प्रचुर मात्रा में यौन ऊर्जा है और वह इसका यूज करना जानते हैं। दूसरा है द रेक, ऑपोजिट सेक्स को पसंद करते हैं। तीसरा है द आइडियल लवर, में सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता होती है जिसे वे रोमांस पर लागू करते हैं। फोर्थ है द डैंडी, अपनी इमेज के साथ खेलना पसंद करते हैं। फिफ्थ है द नेचुरल्स, जो नेचुरल होते हैं और ओपन होते हैं, लाइक किड्स। सिक्स्थ है द कॉकेट, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उनके मूल में एक आकर्षक कूलनेस होती है। सेवेंथ है द चार्मर, जो लोग चाहते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसे खुश करना है, वो एक सोशल एनिमल है। एट्थ है द कैरिस्मेटिक, लोगों में अपने आप एक असामान्य आत्मविश्वास होता है। और नाइन्थ है द स्टार्स, ये लोग मिस्टीरियस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेड्यूसर द सिरेन की। इसमें भी कई तरह के सिरेन होते हैं, जैसे कि द स्पेक्टेकुलर सिरेन। वर्ष 48 ईसा पूर्व में मिस्र के टॉलेमी 14 अपनी बहन और पत्नी रानी क्लियोपैट्रा को डिपोज करने और निर्वासित करने में कामयाब रहते हैं। उसने क्लियोपैट्रा की वापसी को रोकने के लिए देश की सीमाओं को सिक्योर कर लिया और अपने दम पर शासन करना शुरू कर दिया। उसी साल बाद में जूलियस सीजर यह सुनिश्चित करने के लिए अलेक्जेंड्रिया आए कि लोकल पावर स्ट्रगल के बावजूद भी इजिप्ट रोम के प्रति वफादार रहेगा। एक रात सीजर इजिप्ट के महल में अपने सेनापतियों के साथ बैठकर रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक गार्ड ने प्रवेश करके बताया कि एक यूनानी व्यापारी सीजर के लिए एक बड़ा और प्रीशियस उपहार लेकर दरवाजे पर है। सीजर ने व्यापारी को अंदर आने की परमिशन दे दी। वो आदमी अपने कंधों पर एक बड़ा सा कालीन लेकर आया। उसने बंडल के चारों ओर की रस्सी को खोल दिया। कारपेट के अंदर से क्लियोपैट्रा बाहर निकली, जो अंदर छिपी हुई थी। हर कोई उस खूबसूरत 21 साल की यंग क्वीन को अचानक सामने देख सरप्राइज्ड रह गया, मानो वो कोई सपना देख रहे हों। वे उसके साहस और नाटकीयता पर अचंभित थे। सीजर से अधिक मंत्रमुग्ध कोई नहीं था। रोमन लेखक डियो कैसियस के अनुसार क्लियोपैट्रा अपने जीवन के चरम पर थी। उसके पास एक मनमोहक आवाज थी और सुनने वाले सभी पर जादू करने में असफल नहीं हो सकती थी। जैसे ही सीजर की नजर उस पर पड़ी तो वो मंत्रमुग्ध हो गया और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी शाम क्लियोपैट्रा सीजर की प्रेमिका बन गई। क्लियोपैट्रा ने सीजर को उसके सबसे पतनशील मार्ग पर ला दिया। उसने खुद को इजिप्ट के विदेशी अवतार के रूप में प्रेजेंट किया। उसके साथ उसका जीवन एक कांस्टेंट गेम था,
जो युद्ध के समान ही चैलेंजिंग था। जब भी सीजर उसके साथ सिक्योर महसूस करने लगता, अचानक वो गुस्से में आ जाती और सीजर उसका फेवर दोबारा पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढने लगता। कई सप्ताह बीत गए। सीजर ने क्लियोपैट्रा के सभी प्रतिद्वंदियों से छुटकारा पा लिया और इजिप्ट में रहने का बहाना ढूंढ लिया। एक समय वो नील नदी के नीचे एक भव्य ऐतिहासिक अभियान पर उसका नेतृत्व कर रही थी। अकल्पनीय वैभव की एक नाव में पानी से 54 फीट ऊंची, जिसमें कई सीढ़ीदार स्तर और भगवान डायोनिसस का एक स्तंभित मंदिर शामिल था। सीजर पिरामिडों को देखने वाले कुछ रोमनों में से एक बन गया और जब वह रोम में अपने सिंहासन से दूर इजिप्ट में लंबे समय तक रहे तो पूरे रोमन साम्राज्य में सभी प्रकार की उथल पुथल मच गई। जब 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या कर दी गई तो उसके बाद 3 शासकों ने सत्ता संभाली, जिसमें मार्क एंटनी भी शामिल था, जो एक बहादुर सैनिक था, लेकिन वो आनंद और तमाशा पसंद करता था और खुद को एक प्रकार का रोमन डायोनिसस मानता था। कुछ साल बाद जब एंटनी सीरिया में था, क्लियोपैट्रा ने उसे इजिप्ट के टार्सस शहर में उससे मिलने के लिए इनवाइट किया। वहाँ एक बार उसने उसे अपने लिए इंतजार करवाया था। वो उस समय भी वैसी ही थी जैसे सीजर से पहली बार मिली थी। बैंगनी पाल वाला एक शानदार सोने का बजरा सिडनस नदी पर दिखाई दिया। प्राचीन सिडनस दक्षिण तुर्की के मेर्सिन प्रांत में एक नदी है। सिडनस का नया नाम बेडन है। टार्सस का ऐतिहासिक शहर नदी पर है और इसीलिए इसे कभी कभी टार्सस नदी भी कहा जाता है। मूल रूप से जलधारा सीधे शहर से होकर गुजरती थी, लेकिन टार्सस के खंड को 6वीं शताब्दी में इसके वर्तमान मार्ग में बदल दिया गया। यह नदी टार्सस झरने का स्थान भी है। अब हम फिर से क्लियोपैट्रा की कहानी पर आते हैं। मल्लाह आकाशीय संगीत की संगत में नाव चला रहे थे। नाव के चारों ओर अप्सराओं और पौराणिक आकृतियों के वेश में सुंदर युवा लड़कियां थीं। क्लियोपैट्रा डेक पर बैठी थी, चारों ओर से कामदेवों से घिरी हुई थी और उसे देवी एफ्रोडाइट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका नाम भीड़ एक्साइटेड होकर जप रही थी। क्लियोपैट्रा के सभी विक्टिम्स की तरह एंटनी ने भी मिश्रित भावनाएं महसूस की। वह जो विदेशी सुख प्रदान करती थी, उसका विरोध करना कठिन था, लेकिन एंटनी उसे वश में करना भी चाहता था। इस गौरवान्वित और प्रतिष्ठित महिला को हराने से एंटनी की महानता साबित होगी और इसलिए वह रुका रहा और सीजर की तरह धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ गया। उसने उसे उसकी सभी कमजोरियों से परिचित करवाया। जुआ, शोर शराबे वाली पार्टियां, विस्तृत अनुष्ठान, भव्य तमाशा। उसे रोम वापस लाने के लिए रोमन त्रिमूर्ति के एक अन्य सदस्य ऑक्टेवियस ने उसे शादी करने की पेशकश की। ऑक्टेवियस ने अपनी बहन ऑक्टेविया, जो रोम की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी, अपने गुणों और अच्छाई के लिए जानी जाने वाली, वह निश्चित रूप से एंटनी को इजिप्ट की वेश्या से दूर रख सकती थी। यह चाल कुछ समय तक काम कर गई, लेकिन एंटनी क्लियोपैट्रा को भूल नहीं पाया और 3 साल बाद वह उसके पास फिर से वापस चला गया। इन शॉर्ट, वह क्लियोपैट्रा का गुलाम बन गया था। उसे अपार शक्तियां प्रदान थी। इजिप्ट की पोशाक और रीति रिवाजों को अपनाया और रोम के तौर तरीकों को त्याग दिया। वर्तमान में क्लियोपैट्रा की केवल एक पिक्चर बची है, एक सिक्के पर बामुश्किल दिखाई देने वाली प्रोफाइल, लेकिन हमारे पास कई लिखित विवरण हैं। उसका लंबा पतला चेहरा और कुछ हद तक नुकीली नाक थी। उसकी प्रमुख विशेषताएं उसकी अद्भुत बड़ी आंखें थी, हालांकि उसकी मोहक शक्ति उसके रूप में निहित नहीं थी। वास्तव में अलेक्जेंड्रिया की कई महिलाएं उससे ज्यादा सुंदर मानी जाती थी। अन्य सभी महिलाओं से बढ़कर उसके पास एक पुरुष का ध्यान भटकाने की क्षमता थी। वास्तव में क्लियोपैट्रा शारीरिक रूप से असाधारण थी और उसके पास कोई राजनीतिक शक्ति भी नहीं थी। फिर भी सीजर और एंटनी दोनों बहादुर और क्लेवर व्यक्ति थे। इनमें से कुछ भी इन्होंने नहीं देखा। उन्होंने जो देखा वो सिर्फ एक महिला थी जो लगातार उनकी आंखों के सामने खुद को बदलती रहती थी। उसकी पोशाक और श्रृंगार दिन ब दिन बदलते रहते, लेकिन हमेशा उसे एक उन्नत स्ट्रॉन्ग रूप में ही दिखाते। उसकी आवाज, जिसके बारे में सभी राइटर्स बात करते हैं, हल्की और सिड्यूसिव थी। उसके शब्द काफी साधारण हो सकते थे, लेकिन इतने मधुर बोले गए थे कि सुनने वालों को यह याद नहीं रहेगा कि उसने क्या कहा था, बल्कि यह याद रहेगा कि कैसे कहा था। क्लियोपैट्रा ने निरंतर विविधता प्रदान की। श्रद्धांजलि, नकली लड़ाई, अभियान, वेशभूषाधारी तांडव, हर चीज में एक नाटक का टच था। सब कुछ उसकी शर्तों के अनुसार ही होता था। लोगों ने क्लियोपैट्रा पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उसकी पूजा की। इस तरह एक महिला जिसे निर्वासित कर दिया गया था और उसकी शीघ्र मृत्यु तय थी, वह सब कुछ पलटने में कामयाब रही।
और उसने करीब 20 वर्षों तक इजिप्ट पर शासन किया। क्लियोपैट्रा से हम सीखते हैं कि यह सुंदरता नहीं है जो सिरेन बनाती है, बल्कि एक नाटकीय लाइन है जो एक महिला को एक पुरुष की कल्पनाओं को मूर्त रूप देने की अनुमति देती है। एक पुरुष एक स्त्री से ऊब जाता है, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। वह विभिन्न सुखों और रोमांच के लिए तरसता है। एक महिला को इसे बदलने की जरूरत है। चारों ओर यह भ्रम पैदा करना है कि वह इतनी विविधता और रोमांच प्रदान करती है। मनुष्य दिखावे से आसानी से धोखा खा जाता है। विजुअल के प्रति उसकी कमजोरी है। एक सिरेन फिजिकल प्रेजेंस बनाता है, लोगों का ध्यान भटकाकर ऐसा बना देता है कि वो अपने अंत तक गुलाम बने रहते हैं। नेक्स्ट है द सेड्यूसिव सिरेन। नॉर्मा जीन मोर्टेसन फ्यूचर मर्लिन मुनरो ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा लॉस एंजल्स के अनाथालयों में बिताया था। वो बस दिन भर काम करती थी, खेलने का कोई समय नहीं था। स्कूल में वह अपने तक ही सीमित रहती थी, बहुत कम मुस्कुराती थी और बहुत सारे सपने देखती थी। एक दिन जब वह 13 वर्ष की थी, जब वह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसने देखा कि अनाथालय द्वारा उसे प्रदान किया गया सफेद ब्लाउज फटा हुआ है। इसलिए उसने घर की एक छोटी लड़की से स्वेटर उधार लिया। स्वेटर साइज में बहुत छोटा था। उस दिन अचानक वह जहां भी जाती थी, लड़के उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगती थी। नॉर्मा जीन ने अपनी डायरी में लिखा, उन्होंने मेरे स्वेटर को ऐसे घूरा जैसे वो कोई सोने की खदान हो। यह रहस्योद्घाटन सरल लेकिन चौंकाने वाला था। पहले अन्य छात्रों द्वारा उपेक्षित और यहाँ तक कि हंसी का पात्र बनने के बाद नॉर्मा जीन को अब ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका समझ में आ गया था। शायद उसकी पावर भी समझ में आ गई थी, क्योंकि वो बेहद महत्वाकांक्षी थी। वह ज्यादा मुस्कुराने लगी, मेकअप करने लगी, अलग ढंग से कपड़े पहनने लगी और जल्द ही उसने कुछ समान रूप से चौंकाने वाली बात देखी। उसके कुछ भी कहने या करने के बिना लड़कों को उसके साथ प्यार हो गया। उन्होंने लिखा, मेरे सभी प्रशंसकों ने अलग अलग तरीकों से एक ही बात कही, यह मेरी गलती थी, वो मुझसे मिलना चाहते थे। कुछ ने कहा कि मैंने उन्हें इसी तरह देखा, जुनून से भरी आंखों से। दूसरों ने कहा कि यह मेरी आवाज थी जिसने उन्हें आकर्षित किया। कुछ साल बाद मर्लिन फिल्म बिजनेस में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। डायरेक्टर्स उसे एक ही बात बताते थे कि वह पर्सनली काफी अट्रैक्टिव थी, लेकिन उसका चेहरा फिल्मों के लिए इनफ नहीं था। उसे एक एक्स्ट्रास के रूप में काम मिल रहा था और जब वह स्क्रीन पर होती थी, भले ही कुछ सेकंड के लिए, तो दर्शकों में मौजूद लोग पागल हो जाते थे और थिएटर कैट कॉल से गूंज उठते थे। लेकिन किसी को भी इसमें कोई स्टार क्वालिटी नजर नहीं आई। 1949 में एक दिन जब वो केवल 23 साल की थी, उसका करियर एकदम स्टेबल था। एक डिनर पार्टी में मुनरो की किसी से मुलाकात हुई, जिसने उन्हें बताया कि एक नई ग्रूचो मार्क्स फिल्म लव हैप्पी की कास्टिंग करने वाला एक डायरेक्टर इस भूमिका के लिए एक अभिनेत्री की तलाश कर रहा है। ग्रूचो मर्लिन मुनरो से प्रभावित हुए और फिल्म में उनको कास्ट कर लिया और इस तरह मर्लिन ने अपनी इनफेमस वॉक बनाई। एक ऐसी वॉक जो शायद ही नेचुरल लगे, लेकिन इनोसेंस और सेडक्शन का अजीब मिश्रण पेश करती थी। अगले कुछ सालों में मर्लिन ने ट्रायल एंड एरर के माध्यम से खुद को सिखाया। यहाँ पर हम बता दूं, ट्रायल एंड एरर मेथड उसे कहा जाता है जहाँ पर एक इंसान किसी मुकाम तक पहुँचने के लिए कुछ अलग अलग तरीके ट्राई करता है और देखता है कि उन तरीकों में से कौन सा तरीका काम कर रहा है। मर्लिन मुनरो ने ट्रायल एंड एरर के माध्यम से खुद को सिखाया कि पुरुषों पर अपने प्रभाव को कैसे बढ़ाया जाए। उसकी आवाज हमेशा आकर्षक रही थी। उसकी आवाज एक कम उम्र की लड़की जैसी थी, लेकिन फिल्म में इसकी लिमिट्स थी, जबकि अंततः किसी ने उसे सिखाया कि किस तरह से इसको लो करना है। आवाज को गहरे सांस लेने वाले स्वर दिए, जो कि इसका सेडक्टिव ट्रेडमार्क बन गया। इनोसेंस और क्लेवरनेस का मिश्रण। सेट पर या यहाँ तक कि किसी पार्टी में आने से पहले मर्लिन मिरर के सामने घंटों बिताती थी। ज्यादा लोगों ने मान लिया था कि वो घमंडी है, वो अपनी इमेज से प्यार करती थी। सच तो यह था कि वह उस इमेज को बनाने में घंटों लगाती थी। मर्लिन ने मेकअप की कला का अध्ययन और प्रैक्टिस करने में कई साल बिताए। आवाज, चाल, चेहरा और रूप सभी एक प्रोसेस, एक अभिनय थे। अपनी पॉपुलैरिटी के चरम पर जब वह न्यूयॉर्क शहर के बार में बिना मेकअप या ग्लैमरस कपड़ों के जाती थीं और किसी का ध्यान नहीं जाता था, तो वो उन्हें और रोमांचक लगता था। आखिरकार सफलता मिली, लेकिन इसके साथ ही उसके लिए कुछ बेहद परेशान करने वाली बात भी आई। स्टूडियो ने उसे केवल सुनहरे बालों वाली लड़की के रूप में पेश किया। वह गंभीर रोल्स करना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी उन रोल्स के लिए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। भले ही उन्होंने
अपने द्वारा विकसित किए गए सिरेन गुणों को कितना भी कम महत्व दिया हो। उसके एक्टिंग गाइड माइकल चेखव ने कहा, आप एक सेक्स अपील पैदा करती हैं और इसी वजह से आपकी एक इमेज बन चुकी है, इसी वजह से आपको दूसरे सीरियस रोल नहीं दिए जाते। तो ये थी द सिरेन सीड्यूसर्स के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करेंगे द रेक सीड्यूसर्स के बारे में। एक महिला कभी यह महसूस नहीं करती कि वह डिजायर्ड है और एप्रिशिएटेड इनफ है। वह अफेक्शन चाहती है, लेकिन पुरुष अक्सर डिस्ट्रैक्टेड और अनरेस्पॉन्सिव होते हैं। द रेक एक ग्रेट फीमेल फैंटेसी फिगर है। जब वह एक महिला की इच्छा करता है, भले ही वह क्षण संक्षिप्त हो, तो वह उसके लिए पृथ्वी के किसी भी छोर तक जाएगा। वो विश्वासघाती, बेईमान और अनैतिक भी हो सकता है, लेकिन यह केवल उसकी अपील को बढ़ाता है। नॉर्मल कॉन्शियस मेल के अपोजिट द रेक खुशी से बेलगाम है, महिलाओं के प्रति अपने प्यार के गुलाम है। बहुत सारी महिलाओं का उसके लिए आकर्षण दिखाना उसके लिए प्रतिष्ठा पाने जैसा है। एट्रैक्टिव कम्युनिकेशन एक फीमेल की वीकनेस है। द रेक मास्टर ऑफ सेडक्टिव लैंग्वेज है। दो प्रकार के रेक होते हैं। फर्स्ट है द आर्डेंट रेक, सेकंड है द डिमोनिक रेक। द आर्डेंट रेक लुई 14 के दरबार के लिए राजा के अंतिम वर्ष निराशाजनक थे। वो बूढ़ा हो गया था और अत्यंत धार्मिक और व्यक्तिगत रूप से अप्रिय दोनों हो गया था। कोर्ट बोर्ड हो चुका था और नवीनता के लिए डेस्परेट था। तो 1710 में एक 15 वर्षीय लड़के के आगमन, जो हैंडसम और चार्मिंग दोनों था, उसने महिलाओं पर विशेष रूप से मजबूत प्रभाव डाला। उसका नाम फ्रांसिक था, जो भविष्य का ड्यूक डी रिशेल्यू था। वो निर्भीक और बुद्धिमान था। महिलाएं उससे आकर्षित थीं और वो भी उन्हें पर्याप्त अटेंशन देता था। राजा क्रोधित हो गया और उसने युवक को सबक सिखाने के लिए बेस्टिल भेज दिया। लेकिन जिन महिलाओं ने उसे इतना मनोरंजक पाया था, वे उसकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकी। अदालत में महिलाओं ने गुहार लगाई और बेस्टिल से फ्रांसिक का प्रवास कम करवा दिया। द आर्डेंट रेक हमें एक सिंपल लेसन सिखाता है। एक महिला अक्सर डिफेंसिव होती है और इनसिंसियरिटी या कैलकुलेशन को समझ सकती है, लेकिन अगर वह आपके अटेंशन से अभिभूत महसूस करती है और आश्वस्त है कि आप उसके लिए कुछ भी करेंगे, तो वह आपके बारे में और कुछ नोटिस नहीं करेगी या आपके अविवेक को माफ करने का रास्ता खोज लेगी। यह एक सीड्यूसर के लिए अच्छा संकेत है। मुख्य बात यह है कि कोई झिझक ना दिखाएं, सभी संयम छोड़ दें, अपने आप को जाने दें। यह दिखाएं कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और मौलिक रूप से कमजोर हैं। मिसट्रस्ट या अविश्वास पैदा होने की चिंता मत करो जब तक आप उसके आकर्षण के गुलाम हैं। वह रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेगी। अगला है द डेमोनिक रेक। 1880 के दशक की शुरुआत में रोमन उच्च समाज के सदस्यों ने एक युवा पत्रकार के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो घटना स्थल पर आया था। उसका नाम था गैब्रिएल डी अन्नूजियो। यह अपने आप में अजीब था, क्योंकि इटालियन राजघराने में अपने दायरे के बाहर के किसी भी आदमी के लिए गहरी अवमानना थी, और एक समाचार पत्र सोसाइटी का रिपोर्टर लगभग उतना ही निम्न स्तर का था जितना आप सोच सकते हैं। वास्तव में वेल बोर्न लोगों ने डी अनुजियो पर बहुत कम ध्यान दिया। पूरी तरह से मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से आने के कारण उसके पास इनफ पैसे भी नहीं थे और बहुत कम कॉन्टैक्ट्स थे। इसके अलावा उन लोगों के लिए वह बिल्कुल बदसूरत था, भद्दा रंग और उभरी हुई आंखों वाला। पुरुषों ने सोचा कि वो इतना आकर्षक नहीं है। उन्होंने खुशी से उसे अपनी पत्नियों और बेटियों के साथ घुलने मिलने दिया। उन्हें यकीन था कि उनकी महिलाएं इस गॉर्गेल के साथ सेफ रहेंगी। अपने पतियों द्वारा डी अनुजियो से परिचय कराने वाली ये डचेस और मार्ची योनेसिस खुद को इस अजीब दिखने वाले आदमी का मनोरंजन करती हुई पाती थी, और जब वह उनके साथ अकेला होता था तो उसका तरीका अचानक से बदल जाता था। कुछ ही मिनटों में ये महिलाएं मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। सबसे पहले उन महिलाओं ने उसकी आवाज की तारीफ की। एक महिला ने इसकी तुलना दूर स्थित चर्च की घंटियों के बजने से की। अन्य लोगों ने कहा कि उनकी आवाज में हिप्नोटिक इफेक्ट था। शब्द भी बड़े दिलचस्प होते थे। प्रशंसा करने का एक तरीका एक महिला के दिल को पिघला सकता है। डी अनुजियो को चापलूसी की कला में महारत हासिल थी। वह प्रत्येक महिला की कमजोरी को जानता था। एक को वह प्रकृति की देवी कहता था, दूसरे को एक अतुलनीय कलाकार, किसी तीसरी को एक उपन्यास की रोमांटिक कैरेक्टर कहता था। अलग अलग महिलाओं के लिए वो उनके चरित्र के हिसाब से कविताएं भी लिखता था। डी अनुजियो द्वारा सोसाइटी रिपोर्टर के रूप में काम शुरू करने के कुछ साल बाद उसने ड्यूक ऑफ डचेस ऑफ कैलीज की बेटी से शादी की। इसके तुरंत बाद समाज की महिलाओं के अटूट समर्थन से
उसने उपन्यास और कविता की किताबें प्रकाशित करना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के आउटब्रेक पर 52 वर्षीय डी अनुजियो सेना में शामिल हो गए। हालांकि उसके पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था, फिर भी उनमें नाटकीयता की प्रवृत्ति थी और अपनी बहादुरी साबित करने की तीव्र इच्छा थी। उसने प्लेन उड़ाना सीखा और खतरनाक लेकिन अत्यधिक प्रभावी मिशनों का नेतृत्व किया। युद्ध के अंत तक वह इटली का सबसे प्रतिष्ठित नायक था। उसके कारनामों ने उन्हें एक प्रिय राष्ट्रीय व्यक्ति बना दिया और युद्ध के बाद इटली में वे जहां भी जाते उनके होटल के बाहर भीड़ जमा हो जाती। राजनीति पर चर्चा करते, वर्तमान इतालवी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते। इनमें से एक भाषण के गवाह अमेरिकी लेखक वॉल्टर स्टाकी वेनिस में बालकनी पर फेमस डी अनुजियो की उपस्थिति से शुरू में निराश थे। वो कद में छोटा था और अजीब दिखता था। हालांकि धीरे धीरे वो भी उस आवाज के आकर्षण में डूबने लगे। डेमोनिक रेक रॉबर्ट ग्रीन द्वारा गैब्रियल डी अनुजियो का वर्णन करने के लिए वर्णित शब्द था, जो डिमोनिक गुणों का वर्णन करता है लेकिन भावनाओं को जगाने के लिए भाषा का उपयोग करता है, अपने दर्शकों पर प्रभाव पैदा करने के लिए। थर्ड सेड्यूसर्स होते हैं द आइडियल लवर। ये दो तरह के होते हैं, द रोमांटिक आइडियल, द ब्यूटीफुल आइडियल। आइडियल लवर तीसरा प्रकार का सेड्यूसर है, ए रोमांटिक और पैशनेट फिगर जो अपने विक्टिम्स को बहकाने के लिए अपनी इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी का उपयोग करते हैं। आइडियल लवर इमोशनल कनेक्शन और इंटीमेसी में माहिर होते हैं। एन आइडियल लवर की सबसे प्रसिद्ध महिला आदर्श ग्रीक पौराणिक कथाओं में ट्रॉय की हेलेन है। हेलेन को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता था और वह अपनी सुंदरता, आकर्षण और लुभाने की शक्ति के लिए जानी जाती थी। हेलेन की सुंदरता इतनी प्रसिद्ध थी कि इसके कारण ट्रोजन युद्ध हुआ और उसका प्रभाव आज भी अनगिनत कहानियों, कविताओं और कला कामों में महसूस किया जाता है। दूसरा उदाहरण कैसानोवा है। 1760 के आसपास एक शाम कोलोन शहर में ओपेरा में एक खूबसूरत युवा महिला अपने बॉक्स में बैठी दर्शकों को देख रही थी। उसके बगल में उसका पति शहर का बर्गोमास्टर बैठा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी और काफी मिलनसार लेकिन लेजी। अपने ओपेरा चश्मे के माध्यम से युवती ने एक सुंदर आदमी को शानदार पोशाक पहने हुए देखा। जाहिर तौर पर उसकी निगाह पर ध्यान दिया गया क्योंकि ओपेरा के बाद उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। उसका नाम जियोवानी जियाकोमो कैसानोवा था। अगली रात बॉल डांस के लिए वो युवती जा रही थी। उसने कहा, क्या वो आदमी भी उसके साथ आना चाहेगा? अगर मैं यह उम्मीद करने की हिम्मत कर सकूं मैडम, उसने उत्तर दिया, कि आप केवल मेरे साथ डांस करेंगी तो मैं जरूर आऊंगा। अगली रात बॉल डांस के बाद महिला केवल कैसानोवा के बारे में ही सोचती रही। ऐसा लग रहा था कि कैसानोवा को उसके विचारों का पूर्वानुमान था। कुछ दिनों बाद उसने उसके घर पर डिनर किया और उसके पति के शाम को फ्री होने के बाद उसने उसे चारों ओर घुमाया। उसने कैसानोवा को चैपल में मिलने को बुलाया। कैसानोवा ने मासूम लहजे में उससे कहा कि वह अगले दिन चैपल में छिपने का रास्ता ढूंढ लेगा। कैसानोवा चैपल के छोटे कन्फेशनल रूम में छिप गया। पूरे दिन और शाम तक इंतजार करता रहा। वहाँ बहुत सारे चूहे थे और उसके पास लेटने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर भी जब बर्गोमास्टर की पत्नी अंततः देर रात आई तो उसने कोई शिकायत नहीं की। ये मिलने मिलाने का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। हालांकि कुछ दिनों के बाद उसे अपने पति के साथ यात्रा पर जाना पड़ा। जब वह वापस आई, कैसानोवा गायब हो चुका था, उतनी ही तेजी से और खूबसूरती से जैसे वह आया था। आइडियल लवर वह कलाकार होता है जो यह भ्रम पैदा करता है कि उसके लक्ष्य को इसकी जरूरत है। एक पुरुष के रूप में वह अपनी मालकिनों की हर इच्छा का ध्यान रखता है। प्रत्येक मामले में कैसानोवा ने खुद को महिला के आदर्शों के अनुरूप ढाल लिया, अपनी कल्पना को जीवंत कर दिया। फोर्थ टाइप है द डैंडी। चौथे प्रकार का सेड्यूसर डैंडी है, एक स्टाइलिश और सोफिस्टिकेटेड फिगर जो अपने विक्टिम्स को लुभाने के लिए अपनी एलिगेंस और रिफाइनमेंट का उपयोग करते हैं। डैंडी एलिगेंस एंड रिफाइनमेंट में एक्सपर्ट हैं, जो विशिष्टता और रहस्य की भावना पैदा करने के लिए अपने सेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी एंड मिस्ट्री का उपयोग करते हैं। हालांकि डैंडी के तरीके अलग हो सकते हैं और उनमें अक्सर ट्रू सेडक्शन के लिए आवश्यक गर्मजोशी और वल्नरेबिलिटी का अभाव होता है। ऑस्कर वाइल्ड शायद डैंडी का सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण है। वाइल्ड को उनकी बुद्धि, उनके तेज तर्रार फैशन सेंस और सामाजिक परंपराओं को चुनौती देने के लिए उनके जानबूझकर किए गए एफर्ट्स के लिए जाना जाता है। उनके उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे को अक्सर सेलिब्रेशन ऑफ द डैंडी के रूप में देखा जाता है और वाइल्ड के कई काम डैंडी जीवन शैली का पर्याय बन गए हैं।
5वें सीड्यूसर होते हैं द नेचुरल्स। बच्चे उतने भोले भाले नहीं होते जितना हम कल्पना करते हैं। वे हेल्पलेसनेस की भावनाओं से पीड़ित हैं और एडल्ट्स की दुनिया में अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए अपने नेचुरल अट्रैक्शन की शक्ति को जल्दी ही समझ लेते हैं। वे एक खेल खेलना सीखते हैं। यदि उनकी प्राकृतिक मासूमियत एक उदाहरण में माता पिता को उनकी इच्छाओं के आगे झुकने के लिए राजी कर सकती है, तो यह कुछ ऐसा है जिसे वे दूसरे उदाहरण में रणनीतिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसे अपना रास्ता पाने के लिए सही समय पर उपयोग करते हैं। यदि उनकी भेद्यता और कमजोरी इतनी आकर्षक है तो यह ऐसी चीज है जिसका उपयोग वे प्रभाव के लिए कर सकते हैं। हम बच्चों की चिल्ड्रंस नेचुरलनेस से क्यों आकर्षित होते हैं? पहला, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक चीज का हम पर अनोखा प्रभाव पड़ता है। समय की शुरुआत से ही प्राकृतिक घटनाएं जैसे बिजली, तूफान या ग्रहण ने इंसानों में डर पैदा किया है। हम जितने अधिक सभ्य होंगे, ऐसी प्राकृतिक घटनाओं का हम पर उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मॉडर्न वर्ल्ड हमारे चारों ओर इतना आर्टिफिशियल है कि कुछ अचानक और अकथनीय हमें आकर्षित करता है। बच्चों में भी यही नेचुरल पावर होती है, लेकिन क्योंकि वे अनथ्रेटनिंग और ह्यूमन होते हैं, इसलिए वे उतने विस्मयकारी नहीं होते जितने चार्मिंग होते हैं। अधिकांश लोग खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे की प्लीजेंटनेस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को नकारते हुए सहजता से आती है, और जो इरेशनल है वह अक्सर डेंजरसली सेडक्टिव होता है। नेचुरल्स का एक उदाहरण चार्ली चैपलिन थे। इंग्लैंड में पले बढ़े बच्चे के रूप में चार्ली चैपलिन ने कई वर्ष अत्यंत गरीबी में बिताए, विशेषकर तब जब उनकी मां को असाइलम में जाना पड़ा। अपनी शुरुआती टीनेज में जीवन यापन के लिए काम करने के लिए मजबूर होने पर उन्हें वॉडेविल में नौकरी मिल गई और अंततः एक कॉमेडी एक्टर के रूप में कुछ सक्सेस हासिल की। लेकिन चैपलिन बेहद महत्वाकांक्षी थे और इसलिए 1910 में जब वो केवल 19 साल के थे, फिल्म बिजनेस में एंट्री करने की उम्मीद में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। हॉलीवुड में अपना रास्ता बनाते हुए उन्हें ओकेजनल पार्ट्स मिले। कंपटीशन हाई थी, हालांकि चैपलिन के पास गैग्स का भंडार था जो उन्होंने वॉडेविल में सीखा था, लेकिन वे फिजिकल ह्यूमर में विशेष रूप से ट्रेंड नहीं थे, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक क्रिटिकल पार्ट ऑफ साइलेंट कॉमेडी। वह बस्टर कीटन की तरह जिम्नास्ट नहीं थे। 1914 में चैपलिन मेकिंग अ लिविंग नामक शॉर्ट फिल्म में मुख्य भूमिका पाने में सफल रहे। उनकी भूमिका एक ठग कलाकार की थी। भूमिका के लिए पोशाक के साथ प्ले करते हुए उन्होंने कई साइजेस की बहुत बड़ी पैंट पहनी, फिर एक डर्बी टोपी, बड़े जूते जो उन्होंने गलत पैरों पर पहने थे, एक घुमाने वाली छड़ी और चिपकाई हुई मूछें जोड़ी। कपड़ों के साथ एक बिल्कुल नया कैरेक्टर जीवंत होता दिख रहा था। पहले फुलिश वॉक, फिर बैत को घुमाना, फिर सभी प्रकार के दिखावे। स्टूडियो के हेड मैक सेनेट को मेकिंग अ लिविंग बहुत मजेदार नहीं लगी और उन्हें डाउट था कि चैपलिन का फिल्मों में कोई फ्यूचर है या नहीं, लेकिन कुछ क्रिटिक्स को उम्मीद थी। एक ट्रेड मैगजीन में एक रिव्यू में कहा गया, इस पिक्चर में क्लेवर प्लेयर जो एक नर्वी एंड वेरी निफ्टी शार्पर की भूमिका निभाता है, वह कॉमेडियन ऑफ द फर्स्ट वॉटर है जो नेचर्स ऑन नेचुरल्स में से एक की तरह काम करता है। और दर्शकों ने भी प्रतिक्रिया दी। फिल्म ने पैसा कमाया। नेचुरल सिड्यूसर्स वे लोग होते हैं जो किसी बच्चे की तरह पावरफुली सिडक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यह अलौकिक और अद्भुत लगता है कि उन्होंने ऐसे गुणों को बचा कर रखा है। बेशक वे बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं हैं जो उन्हें ऑब्नॉक्सियस और पिटीफुल बना देगा, पर वो बच्चों से इस गुण को संरक्षित करके रखते हैं, बल्कि यह वह भावना है जिसे उन्होंने बरकरार रखा है। यह मत सोचो कि यह बचपना उनके वश से बाहर की बात है। नेचुरल सिड्यूसर्स किसी विशेष गुणवत्ता को बनाए रखने के मूल्य और उसमें मौजूद आकर्षण शक्ति को जल्दी ही सीख लेते हैं। 6th सिड्यूसर्स हैं कॉकेट। छठे प्रकार का सिड्यूसर कॉकेट है, एक चंचल और चुलबुला आदमी जो अपने विक्टिम्स को लुभाने के लिए अपनी बुद्धि और आकर्षण का उपयोग करता है। कॉकेट फ्लर्टेशन और प्लेफुलनेस में एक्सपर्ट होते हैं। वो अपनी स्पार्कलिंग बुद्धि और चार्म का उपयोग करके सेंस ऑफ फन और एक्साइटमेंट की भावना पैदा करते हैं। हालांकि कॉकेट के तरीके सुपरफिशियल और इनसिंसियर हो सकते हैं और उनमें अक्सर ट्रू सडक्शन के लिए आवश्यक डेप्थ और भावनात्मक रिलेशन का अभाव होता है। कॉकेट आशा और निराशा के बीच डगमगाता है। सिड्यूसर्स ग्रुप में हम इसे पुश एंड पुल कहते हैं। उनके खूबसूरत वादे अक्सर पूरे ही नहीं होते, लेकिन यह उनके विक्टिम्स को गहराई तक जाने से नहीं रोकते। 1795 की शरद ऋतु में पेरिस एक स्ट्रेंज गिडीनेस में फंस गया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो आतंक का शासन था वो समाप्त हो गया था। गिलोटिन की आवाज भी बंद हो गई थी।
शहर ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली और वाइल्ड पार्टीज और एंडलेस फेस्टिवल्स को रास्ता दिया। उस समय 26 साल के यंग नेपोलियन बोनापार्ट को इस तरह की मौज मस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने एक प्रतिभाशाली साहसी जनरल के रूप में अपना नाम कमाया था, जिसने प्रांतों में विद्रोह को दबाने में मदद की थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा असीमित थी। इसलिए जब उसी वर्ष अक्टूबर में 33 वर्षीय विडो जोसेफिन डी ब्यूहेनिस ने उनके कार्यालय का दौरा किया तो वो भी भ्रमित हुए बिना नहीं रह सके। जोसेफिन बहुत एक्सोटिक थी और उसके बारे में सब कुछ लैंग्वेरस और सेंसुअल था। उसने अपनी फॉरेननेस का फायदा उठाया। वह मार्टिनिक द्वीप से आई थी। दूसरी ओर उसकी रेपुटेशन एक लूज वुमेन के रूप में थी और शर्मीला नेपोलियन शादी में बिलीव करता था। फिर भी जब जोसेफिन ने उसे अपनी एक वीकली फीस्ट में आमंत्रित किया तो उसने स्वीकार कर लिया। जलसे में नेपोलियन ने महसूस किया कि वह पूरी तरह से अपने एलिमेंट से बाहर हो गया है। शहर के सभी महान लेखक और बुद्धिजीवी वहां मौजूद थे। महिलाएं चकाचौंध में थी, उनमें से कुछ होस्टेस से भी ज्यादा सुंदर थीं, लेकिन सभी पुरुष जोसेफिन के चारों ओर ही मंडरा रहे थे। उसकी ग्रेसफुल प्रेजेंस और रानी के तरीके से आकर्षित हुए। कई बार वह पुरुषों के पीछे छोड़कर नेपोलियन के पीछे पीछे जाने लगती थी। इस तरह के अटेंशन से नेपोलियन ने अपने अहंकार को भी पीछे छोड़ दिया और वह उससे मिलने लगा। कभी कभी वह उसे नजरअंदाज कर देती और वह गुस्से में वहां से चला जाता। फिर भी अगले दिन जोसेफिन का एक इमोशनल पत्र आता और वह उससे मिलने के लिए फिर से दौड़ पड़ता। जल्द ही वह अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिताने लगा। उसके कभी कभार दुख के प्रदर्शन, उसके गुस्से या आंसुओं ने उसके लगाव को और गहरा कर दिया। मार्च 1796 में नेपोलियन ने जोसेफिन से विवाह कर लिया। अपनी शादी के 2 दिन बाद नेपोलियन ऑस्ट्रियाई लोगों के खिलाफ उत्तरी इटली में एक अभियान का नेतृत्व करने के लिए निकल गए। उन्होंने विदेश से अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि वो उसे बहुत याद करते हैं। उनके जनरलों ने उन्हें विचलित देखा। वे बैठकों में जल्दी निकल जाते थे, पत्र लिखने में घंटों बिताते थे या अपने गले में पहनी जोसेफिन की फोटो को घूरते रहते थे। उन दोनों के बीच की असहनीय दूरी और अब उसे थोड़ी सी ठंडक का एहसास होने के कारण वो इस सिचुएशन में आ गया था। पर जोसेफिन उसे कभी कभार ही लिखती थी और उसके पत्रों में जुनून की कमी थी। नेपोलियन को अपना युद्ध शीघ्र समाप्त करना था ताकि वह उसके पास लौट सके। शत्रु को असामान्य उत्साह में उलझाकर उसने गलतियां करना शुरू कर दिया। जोसेफिन के लिए जीने के लिए उसने ऐसा लिखा, मैं तुम्हारे करीब आने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तुम तक पहुँचने के लिए खुद को मार रहा हूँ। नेपोलियन के पत्र ज्यादा भावुक और सेंसुअल हो गए। जोसेफिन के एक दोस्त ने, जिसने उन्हें देखा था, लिखा था, एक महिला को पाने के लिए क्या सिचुएशन है। कई महीने बीत गए जब नेपोलियन ने जोसेफिन से इटली आने की विनती की और उसने अनगिनत बहाने बनाए, लेकिन आखिरकार वह आने के लिए तैयार हो गई और पेरिस से ब्रेशिया के लिए रवाना हो गई, जहां उसका मेन ऑफिस था। हालांकि रास्ते में दुश्मन के साथ निकट मुठभेड़ ने उसे मिलान की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। नेपोलियन ब्रेशिया से दूर था। जब वो वापस लौटा तो पाया कि वो अब भी वहां नहीं थी। उसने अपने दुश्मन जनरल वर्मुसर को दोषी ठहराया और बदला लेने की कसम खाई। अगले कुछ महीनों तक वह समान ऊर्जा के साथ 2 लक्ष्यों का पीछा करता रहा, वर्मुसर और जोसेफिन। उसकी पत्नी कभी भी वहां नहीं थी जहां उसे होना चाहिए था। नेपोलियन क्रोधित और जलस हो जाता था, लेकिन जब अंततः वह जोसेफिन से मिला तो उसके थोड़े से एहसान से उसका दिल पिघल गया। उन्होंने उसके साथ एक अंधेरी गाड़ी में लंबी यात्राएं की। लगभग 1 वर्ष तक चले अभियान के दौरान नेपोलियन ने अपनी नई दुल्हन के साथ मात्र 15 नाइट्स ही बिताई। नेपोलियन ने बाद में अफवाहें सुनी कि जब वह इटली में था तब जोसेफिन ने नेपोलियन को चीट किया। उसके प्रति उसकी भावनाएं ठंडी हो गई। फिर भी जोसेफिन को इस बारे में कभी भी चिंता नहीं हुई। अपने पति पर उसकी शक्ति को खतरा, वो कुछ रोती, कुछ नाटक करती। नेपोलियन उसका गुलाम बना रहा। 1804 में उसे महारानी का ताज पहनाया गया और अगर उनका एक बेटा पैदा होता तो वो अंत तक महारानी बनी रहती। जब नेपोलियन की मृत्यु हुई तो उसके अंतिम शब्द थे जोसेफिन। तो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं कॉकेट। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 की दूसरी पत्नी एनी बोलीन कॉकेट का एक विशिष्ट उदाहरण है। वह अपने आकर्षण और बुद्धि का उपयोग करके पावरफुल लोगों के साथ होकर मैनिपुलेशन करने की क्षमता रखती थी। एनी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी और वह अक्सर अपने फायदे के लिए राजा पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करती थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी के रूप में अपना राज्याभिषेक सुनिश्चित करने के लिए हेनरी के प्रति अपने सिडक्शन का उपयोग करने में भी कामयाब रही। अगला सेड्यूसर है द चार्मर। द चार्मर व्यक्ति सिडक्शन और मैनिपुलेशन में कंफर्ट को अंतिम हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। ये सहानुभूतिपूर्ण तरीके अपनाकर अपने लक्ष्य को
सहज महसूस कराकर उसकी मनोदशा के अनुरूप ढल जाते हैं। ये परेशानी पैदा नहीं करते, ये गुस्सा नहीं करते, ये जो कंज्यूम करते हैं उसी को एक औषधि की तरह से यूज करते हैं। वे दूसरों को अच्छा दिखाना पसंद करते हैं ताकि सबसे बड़ा मानवीय दोष घमंड उनके खिलाफ हो जाए। चार्मर के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरणों में से फ्रांस के राजा लुइस 14 हैं। सन किंग के नाम से मशहूर लुइस दूसरों का प्यार जीतने में माहिर थे। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थे और हमेशा बेदाग कपड़े पहनते थे। लेकिन ग्रीन का तर्क है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति एबिलिटी टू क्रिएट एन ऑरा ऑफ मिस्ट्री और एक्सक्लूसिविटी उनकी क्षमता थी। लुई जानता था कि अज्ञात के वादे के साथ अपने फॉलोअर्स की प्रशंसा पाने और उन्हें लुभाने के लिए कड़ी मेहनत कैसे करनी है। वो अपने दरबारियों को प्रशंसा और चतुराई से छिपी हुई आलोचना के माध्यम से वश में करने में माहिर थे और उन्हें कभी भी बहुत अधिक प्रभाव हासिल करने की परमिशन नहीं देते थे। 8वें प्रकार के सेड्यूसर होते हैं द कैरिस्मेटिक। करिश्माई लोग बहकाने वाले होते हैं जो अपने विक्टिम्स को आकर्षित करने के लिए अपनी पावरफुल प्रेजेंस और करिश्मा का उपयोग करते हैं। ये अक्सर आश्वस्त और आकर्षक होते हैं और आकर्षण और प्रशंसा की भावना पैदा करने के लिए अपनी पावरफुल प्रेजेंस और करिश्मा का उपयोग करते हैं। करिश्माई लोग रहस्य और विशिष्टता की भावना पैदा करने में मास्टर होते हैं। कैरिस्मेटिक कैरेक्टर का ताजा उदाहरण महात्मा गांधी के जीवन में देखा जा सकता है। गांधी एक भारतीय नेता थे जिन्होंने दूसरों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए अपनी करिश्माई छवि का इस्तेमाल किया। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध और सक्रिय सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों को प्रेरित किया, जिसके कारण भारत को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। वह दृढ़ विश्वास और मजबूत प्रेजेंस वाले व्यक्ति थे और भीड़ को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने आकर्षण और बुद्धि का उपयोग करके अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें अपने उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम थे। अब बात करते हैं अंतिम सेड्यूसर दी स्टार्स की। स्टार्स हमारे जीवन में सबसे आम सेड्यूसर्स हैं। स्टार्स अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जाने जाते हैं और दूसरों को आकर्षित करने के लिए अपनी स्थिति और मान्यता का उपयोग करते हैं। स्टार्स अक्सर अपनी प्रतिभा और क्रिएटिविटी को अपने आकर्षक वेपन के रूप में काम करवाते हैं और उन्हें रचनात्मक प्रतिभाओं के रूप में देखा जाता है जो दूसरों में विस्मय और प्रशंसा की भावना पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले से ही बहकाने वालों की प्रेरणाओं और व्यवहारों के बारे में जान चुके हैं, तो उनके विक्टिम्स के बारे में क्या। ग्रीन के अनुसार सेडक्शन प्रोसेस एक तरफा मामला नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच एक डिफिकल्ट डांस है, जिनमें से हर एक रिजल्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर द आर्ट ऑफ सेडक्शन का फर्स्ट पार्ट की बुक समरी खत्म होती है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सेडक्शन काम करता है। तो आपको फर्स्ट पार्ट की बुक समरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी पर मेल करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर बताएं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, आपसे फिर मिलूंगा एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।